हेलो यस सर। गौरव। यस सर। यस सर। आनंद सर। Yes, sir. Audible, sir. You can continue, sir. आनंद सर। Yes, sir. Yes, sir. I hear you, sir. You ओके can सर, थैंक continue, यू sir. सर। चलिए तो ओके सर लीव कर सकते हैं सर, नेट पूरा खत्म हो गया है। चलिए ठीक है। आनंद सर, स्क्रीन इज विजिबल सर। आनंद सर। आनंद सर, चलो स्क्रीन दिख रही मेरी क्या? स्क्रीन दिख रही है आपकी। चलिए भाई कंटिन्यू। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया सब्जेक्ट दैट इज इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है। और जो इंजीनियरिंग मटेरियल है ये AICTE का जो प्रेरणा स्कीम है फॉर द स्टूडेंट ऑफ SC/ST स्टूडेंट्स, SC/ST स्टूडेंट्स के लिए फॉर हायर एजुकेशन, एंड दिस इज लेक्चर सीरीज फॉर द गेट 2021। ठीक है। चलिए तो इस सीरीज में हम क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं गेट के लिए। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फेज डायग्राम्स को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट्स को, और उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। ठीक है। अच्छा, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की भी हम बात करें तो इंजीनियरिंग मटेरियल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दी गेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पर आप 1 या 2 नंबर की बात करें तो 1 और 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि आपको कोई PSU मिल रहा है या किसी अच्छे IIT में आपको एडमिशन मिल रहा है तो 1 या 2 नंबर से आप यदि लैग कर जाते हैं तो इन दैट केस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। मतलब 1 या 2 मार्क्स से ही आप कहीं पर भी लैग कर सकते हैं। ठीक है। तो हर एक मार्क्स आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मटेरियल साइंस को केवल हम लाइटली ले सकते हैं। ठीक है। चलिए तो हम इसमें ये सारा पूरा सिलेबस मैंने गेट का जो 021 का है उसी से लिया हुआ है। ठीक है। तो एक चीज और समझ लें कि गेट के में केवल यहाँ से 1 या 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यदि आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करें, जैसे IAS के लिए, UPSC के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो मटेरियल साइंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मटेरियल साइंस से ही फिर आपको आगे यदि हम बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी डील करता है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ साथ मशीन डिजाइन में भी ये डील करता है। ठीक है। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ISRO, बार्क या बाकी के जो भी इंटरव्यूज होते हैं तो उन सब में मटेरियल साइंस से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करें कि मटेरियल्स इंजीनियरिंग है क्या। ठीक है। तो मटेरियल्स इंजीनियरिंग के लिए मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर एक साइड में इस तरफ आपको एक टेट्रागोनल दिख रहा है। ठीक है। तो ये टेट्रागोन क्या शो कर रहा है? अल्टीमेटली टेट्रागोन शो कर रहा है कि यदि मेरा प्रोसेसिंग की बात करूं, ठीक है, कोई भी मटेरियल है यदि मैं उसमें कुछ भी प्रोसेस करता हूं तो उस प्रोसेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इफेक्ट होती है, और प्रॉपर्टीज से ये उसका परफॉर्मेंस चेंज होगा और उसका परफॉर्मेंस से स्ट्रक्चर चेंज होगा। मतलब ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं या प्रोसेसिंग से प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से परफॉर्मेंस, ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। ठीक है। और इन सब के बेसिस पे हम क्या बोल रहे हैं कि उसका कैरेक्टर क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो ये मटेरियल साइंस का या मटेरियल्स टेट्रागोन बोलते हैं इसको। Now we come to the material engineering. What is material engineering? So material engineering is primarily concerned with the search of for the basic knowledge about the internal structure, properties and processing of material. अच्छा, मान लो कि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बताया। ठीक है। अपन इसकी बात करें कि भाई मटेरियल साइंस का मतलब क्या है।
ठीक है। तो अब अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं कि मटेरियल साइंस इज द स्टडी ऑफ रिलेशन, किस किस का रिलेशन, तो आपको यहाँ पर टेट्रागोन में कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रोसेसिंग, परफॉर्मेंस, ठीक है। इन सबको भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर का मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मैक्रो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर ही डिफाइन करता है उसकी प्रॉपर्टीज को, और प्रॉपर्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे रिलेट करती है, उसकी प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग का मतलब आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, जैसे कि कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, या फिर फॉर्मिंग हो गया, तो उसकी वजह से उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या बात करी कि मैक्रो स्ट्रक्चर हो सकता है, माइक्रो स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पहले हम समझ लेते हैं कि मैक्रो स्ट्रक्चर का मतलब क्या। मैक्रो स्ट्रक्चर का सीधी सीधी बात करें तो यदि हम उसकी एक्सटर्नल जियोमेट्री को बोल सकते हैं, पर यदि हम टेक्निकली बात करें तो यदि हम लेस देन ऑफ 100x मतलब इससे कम मैग्निफिकेशन पर माइक्रो स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो माइक्रो स्ट्रक्चर कहाँ दिखेगा आपको, माइक्रोस्कोप पर, ठीक है। और माइक्रोस्कोप में यदि हम 100x मैग्निफिकेशन से कम, ठीक है, यदि देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या कहलाएगा, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, उसका मैक्रो स्ट्रक्चर। अच्छा, मैक्रो स्ट्रक्चर का मतलब आप ऐसा सीधा समझ सकते हो, जैसे हम गियर बॉक्स, गियर्स की बात करें तो गियर्स में आपके दो तरह की प्रोफाइल्स होती है, एक होता है इनवॉल्व, दूसरा होता है साइक्लॉइड, ठीक है। तो जो उसकी एक्सटर्नल जियोमेट्री है दैट इज कॉल्ड मैक्रो स्ट्रक्चर। यदि मैं मैक्रो स्ट्रक्चर को और डिफाइन करूं तो जैसे हम जब शार्प और की का डिजाइन करते हैं तो जो उसका कीवे बनाते हैं, तो वो कीवे भी अपने आप में क्या है, एक मैक्रो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह से नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज माइक्रो स्ट्रक्चर। अच्छा, माइक्रो स्ट्रक्चर की यदि हम बात कर ही रहे हैं तो माइक्रो स्ट्रक्चर का मतलब हो जाएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर फीचर ऑफ मटेरियल व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर द मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप एट अ हाई मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हाई मैग्निफिकेशन का जो रेंज इसमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि 100x से क्या होना चाहिए, ज्यादा, मतलब हमने उसको 100x से क्या कर रहे हैं, ज्यादा मैग्नीफाई करके यदि किसी मटेरियल को या किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि आपने बहुत सारे यूनिट सेल्स, और यूनिट सेल्स में को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यदि क्या किया है, अरेंज किया है, ठीक है। अब यूनिट सेल की मैं बात करूं तो यूनिट सेल हम थोड़ी देर में समझ रहे हैं कि यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। पर यूनिट सेल को आप कितने बेसिक तरीके से या कितने अरेंजमेंट से उसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो क्रिस्टल सिस्टम प्लस ब्रेविस लेटिस, ठीक है, इन दोनों का सम क्या से क्या बनता है, आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये बताता है कि डिनोट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक शेप्स ऑफ यूनिट सेल एंड एटॉमिक अरेंजमेंट इन इट, ठीक है। मतलब यूनिट सेल का बेसिक शेप कैसा है, जैसे कि बेसिक शेप ऑफ यूनिट सेल की हम बात करें तो क्या होता है, बीसीसी, एफसीसी, एससी, ठीक है। और एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा है उसका, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे से कैसे रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे बीसीसी, एफसीसी या एससीपी या बीसीटी की बात करें, बीसीटी मतलब बॉडी सेंटर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट किस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है, और किसके अंदर, ब्रेविस लेटिस के अंदर। अब ब्रेविस लेटिस क्या होता है, एक मिनट में समझ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि क्रिस्टल सिस्टम प्लस ब्रेविस लेटिस इज इक्वल टू क्या बनता है, आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब क्रिस्टल सिस्टम से ही और क्रिस्टल ब्रेविस लेटिस से ही आपका क्या बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नाउ वी कम्स टू द मटेरियल क्लासिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन दिया है, दूसरा क्लासिफिकेशन मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूँ, ठीक है। तो यदि आप, ठीक है, तो मैं बोर्ड पर यदि आपको इसको बताऊं तो कैसे आप इसको जज कर पाएंगे, 2 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो आप मेरे बोर्ड की तरफ पिन कर लें, ठीक है, का मैसेज बोर्ड को पिन कर लें इस वीडियो को, फिर हम आगे समझते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन जो पीपीटी में लिखा है उस क्लासिफिकेशन से मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलग क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। अब 2 कैटेगरीज वो क्या है, देखते हैं। इंजीनियरिंग
material is classified into two categories. Number one is crystalline material and second one is, या तो आप उसको नॉन क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं या फिर एमॉर्फस मटेरियल। ठीक है, अच्छा तो पहले ये समझे कि क्रिस्टलाइन मटेरियल का मतलब क्या। क्रिस्टलाइन मटेरियल का मतलब, आप क्रिस्टलाइन मटेरियल में पहले कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं ये समझ लें, फिर इसके डेफिनेशन पर जाता हूं मैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और जो भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक्स हैं उनको आप मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड ऑर्गेनिक्स, इन सबको आप किसमें, क्रिस्टलाइन मटेरियल में रख सकते हैं। अब क्रिस्टलाइन मटेरियल होता क्या है ये समझ लें। तो विच एग्जिबिट थ्री डायमेंशनल लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस आर मॉलिक्यूल्स इन इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब ये समझो कि थ्री डायमेंशनल में यदि लॉन्ग अरेंजमेंट हमको मिलता है, ठीक है, कंटिन्यूअस अरेंजमेंट हमको मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल। और यदि हमको लॉन्ग पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं मिलता है, मतलब वो कुछ रिपीटेटिव अरेंजमेंट होता है कुछ समय के लिए, उसके बाद वापस ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट या इस तरह के मटेरियल क्या कहलाते हैं, आपके एमॉर्फस मटेरियल। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो आप इसको फाइंड करें कि इज glass is solid or liquid। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को फाइंड करें कि भाई ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा है क्या इसका सेंस है। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो इससे इसका क्या लेना देना है, ठीक है ना। चलिए तो ये बताइएगा मुझे, या तो आप इसको चैट बॉक्स में लिखें या फिर आप 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमें डिस्कस कर लिया था। नाउ वी कम्स टू नेक्स्ट, दैट इज मटेरियल्स क्लासिफिकेशन। तो मटेरियल्स क्लासिफिकेशन में हम बात करें तो मेटल्स है, ठीक है, जो कि हमने क्रिस्टलाइन मटेरियल में रखा है। उसके बाद यदि हम बात करें तो मेटल्स को ही अगेन हम क्लासिफाई कर सकते हैं फेरस और नॉन फेरस मटेरियल में। तो फेरस में ऑब्वियस है, ये आपको पता होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिरेमिक्स की बात करें तो सिरेमिक, आप हार्ड मटेरियल जो भी आपके घर में सिरेमिक के मटेरियल है, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के आप जिन मटेरियल्स का यूज हीट वाले कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि चाय के लिए आप यूज करते हैं सिरेमिक्स का। ठीक है, नाउ वी कम्स टू दैट ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड नेक्स्ट थिंग इज कंपोजिट्स। ठीक है, और उसके बाद है आपका सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये गेट में कभी भी पूछने वाला नहीं है। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड की यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड में दो तरह की बात हो सकती है कि एक है मेरा क्रिस्टल लैटिस और दूसरा है मेरा यूनिट सेल। अब क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है कि आपका 3 पीरियोडिक अरेंजमेंट, ठीक है, 3 डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस और उसमें यूनिट सेल्स रखी हुई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको यदि मैं ब्रेविस लैटिस की बात करूँ तो ब्रेविस लैटिस यही है। ठीक है, अब इसका ये जो यहाँ पर गिवन है इसका सेंस क्या है ये समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, ये जो यहाँ पर स्फेरिकल बॉल दिख रही है, इट इज माय एटम्स। ठीक है, और ये एटम्स, इन दोनों एटम्स के से क्या है, क्लियरली क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये इसका क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, अब मैंने इसमें से क्या कर दिया कि एक यूनिट सेल को, मतलब एक बॉक्सेस आपने आपके रूम में, मतलब ये मान लो कि आपका पूरा एक रूम है, उस रूम में आपने क्या कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस को अरेंज कर दिया। ठीक है, और उसमें से एक बॉक्स को निकाल कर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इस तरह से बता दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये बॉक्स अल्टीमेटली इसी से आया है, तो ये क्या कहला रहा है, यूनिट सेल। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये पूरा एक क्या है, फैमिली है। ठीक है, उस फैमिली में से कोई एक मेंबर इधर आ गया। ठीक है, अब ये भी है कि जैसे लेट्स से कि हम किसी पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली
में जितने भी मेंबर हैं वो सबके सब लगभग, यदि हम बोले कि कोई पर्टिकुलर सरनेम ले लिया, लेट्स से मैंने कोई तिवारी सरनेम लिया, तो उस तिवारी सरनेम के ये पूरे क्या हो गए, मेंबर हो गए, उसमें से एक मेंबर को मैंने निकाल लिया, तो ये उसको क्या बता रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने इस यूनिट सेल को यदि सिग्निफाई किया है, तो यहाँ पर ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, ये मेरा जेड डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब 1 मिनट, यदि अब मैं इसको समझूं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक्स डायरेक्शन में आपका क्या है, ए डिस्टेंस है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में कितना है, बी डिस्टेंस है, और जेड डायरेक्शन में कितना है, सी डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब ए इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, सी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एक चीज और समझने की है कि यहाँ पर जो y और z के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, अल्फा। इसी तरह से z और x के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल को नाम दे रहा हूँ बीटा, और x और y के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को नाम दे रहे हैं हम गामा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिस को पहले और डिटेल में समझते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो उसमें इंटरव्यू में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछने वाला है, ठीक है। तो कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, इस पर पहले जाने से पहले आप ये समझ लें कि यदि मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स को आप 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, लाइक क्यूबिक, हेक्सागोनल और टेट्रागोनल एंड सो ऑन, ठीक है। ऑर्थोगोनल, ये आपके क्या हो गए 7 क्रिस्टल सिस्टम। और आपके बेसिक शेप्स ऑफ यूनिट सेल कितने हैं, 4। तो 7 into 4 कितने हो जाएंगे, 28। तो आपका यदि देखा जाए तो 28 क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन 28 क्रिस्टल स्ट्रक्चर ना बनते हुए कितने बनते हैं, केवल 14। क्यों 14 बनते हैं, क्योंकि बाकी के जो 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल कंडीशन में नहीं होते, तो ओनली 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस कि ब्रेविस लैटिस की बात करें तो यदि मैं क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7, ठीक है, और बेसिक शेप्स ऑफ द यूनिट सेल कितने होते हैं, 4। तो 7 into 4 कितना हो गया, 28, ठीक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि 28 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन स्टेबल कितने हैं, केवल 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टेबल हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बात करें तो यहाँ पर इस क्रिस्टल सिस्टम को समझते हैं। तो ये पहला हमारा क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ए जो है, बी जो है वो सी के इक्वल है। इसी तरह से अल्फा, बीटा, गामा जो है वो तीनों क्या है, 90 डिग्री पे है। और इस तरह का सिंपल क्यूबिक सिस्टम क्या कहलाता है, इस तरह का जो ब्रेविस लैटिस होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ठीक है। पूरा का पूरा अभी जो मटेरियल साइंस आगे हम पढ़ने वाले हैं, इन बीसीसी, एफसीसी, एसटीपी, एससीपी और बीसीटी, इन चारों के अलॉन्ग घूमने वाला है, ठीक है। चलिए, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज टेट्रागोनल सिस्टम। इस टेट्रागोनल सिस्टम में क्या होता है, ए जो है वो बी के इक्वल होता है, लेकिन सी के इक्वल नहीं होता। इसी तरह से लेकिन हम यदि एंगल्स की बात करें, तो अल्फा, बीटा, गामा जो है 90 डिग्री होता है। इसी तरह से यदि इसका जो ब्रेविस लैटिस के एग्जांपल देखें तो सिंपल टेट्रागोनल और बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। इसमें ए जो है बी जो है सी के इक्वल नहीं है। इसी तरह से हम यदि इसके एंगल्स की बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा जो है 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें ब्रेविस लैटिस क्या मिलेंगे आपको, सिंपल ऑर्थोगोनल, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोगोनल और फेस सेंटर्ड ऑर्थोगोनल, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बात करें तो रोम्बोहेड्रल की बात करें तो रोम्बोहेड्रल्स में a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है, लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, लेकिन गामा जो है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसमें कितने ब्रेविस लैटिस बनते हैं, केवल सिंपल रोम्बोहेड्रल ही बनता है, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम ए जो है वो बी के इक्वल होता है, लेकिन सी उसके इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से अल्फा, बीटा जो है वो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन गामा कितना एंगल बनाता है, 120 डिग्री का। इसी तरह से इसमें केवल सिंपल हेक्सागोनल सिस्टम ही या सिंपल हेक्सागोनल ब्रेविस लैटिस ही होता है, ठीक है। नाउ वी कम टू दैट इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में ए जो है बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, और अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, पर बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। इसमें केवल एक ही बनता है, दैट इज सिंपल मोनोक्लिनिक। इसी के बाद यदि हम बात करें ट्राइक्लिनिक की तो ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा जो है तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, और ये सिंपल ट्राइक्लिनिक होता है। क्लियर है? अच्छा, एक कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया यदि आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है तो विच टेक्निक यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है। तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक का
यूज कर सकते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक का यूज कर सकते हैं किसके लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन की बात करें मतलब हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह से एक दूसरे से क्या है, अरेंज है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है A to R रिलेशन। अच्छा, ये A to R रिलेशन क्या है, पहले इसको समझने से पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, वहां पर आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो A to R रिलेशन की मैं बात करूं तो देखो, ये इस एंड से लेकर इस एंड तक ये डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ A, मतलब यहाँ से ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये इस एंड से लेकर इस एंड तक ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, मेरा A, ठीक है। और जो स्मॉल r आपने देखा अभी उस प्रीवियस स्लाइड में, तो स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द एटम, मतलब इसके इस सेंटर से लेके इस यहाँ तक का ये रेडियस क्या कहलाता है, आपका एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, तो यदि मैं A की बात करूं तो ये A जो है वो कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है अपने को। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो आपको ये पता है A है ये, इसके बाद ये भी पता है आपको कि ये A है। तो यदि मैं इसको क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मान रहा हूं तो क्या बोलेंगे आप कि ये कितना आएगा, ऑब्वियस है ये मेरा A है और ये भी मेरा A है, तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A, ठीक है, रूट टू A, क्लियर है। अब ये यदि रूट टू A आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये बोल सकते हैं कि 1 मिनट, कि जो भी इसका रेडियस निकलेगा वो रेडियस इस रूट टू A के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, चलिए, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि भैया ये रूट टू A कितना होगा, देखते हैं कितना आएगा। तो देखो ये R हो गया, फिर इसके बाद ये डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस आर इज 2r, और ये r कितना हो गया, दैट इज r। तो r प्लस 2r प्लस r कितना हो गया, 4r। तो आपने क्या देखा कि रूट टू A इक्वल टू कितना आया आपके पास, 4r, ठीक है। तो ये आप मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, केवल FCC के लिए, आप चाहो तो BCC के लिए भी निकाल सकते हो, सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, इस रूट टू को इधर की तरफ लेके आएंगे तो इधर की तरफ लेके आएंगे तो क्या बचेगा, इधर आ जाएगा आपका 2 रूट 2 और r, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपको ये समझ आया होगा कि भाई कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी कम्स टू नेक्स्ट, दैट इज दिस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर थे हम कि भाई A to R रिलेशन का मतलब क्या, तो A इक्वल टू क्या है, 4r अपॉन रूट 3, किसके लिए, BCC के लिए। FCC के लिए अभी हमने निकाला इक्वल्स टू 2 रूट 2r और इक्वल्स टू 2r। अच्छा, इसका यूज कहाँ होगा और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम आगे समझने वाले हैं। चलो, अच्छा, इसके साथ ही हम इसको भी डिस्कस करते चलते हैं कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो यदि मैं A to R रिलेशनशिप की बात करूं तो इट सिग्निफाइज इट्स डेंसिटी। अब यदि डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी अल्टीमेटली किससे रिलेट करता है, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। तो डेंसिटी A to R रिलेशन क्या बताता है, उसका डेंसिटी बताता है, और डेंसिटी मतलब क्रिस्टल, और वहीं से आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है। नाउ वी कम टू द एवरेज नंबर ऑफ एटम। एवरेज नंबर ऑफ एटम की बात करें तो पूरे यूनिट सेल में कितने एटम हैं, ठीक है। तो आप यदि इससे पहले जो मैंने अभी बताया आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो FCC के केस में क्या है, देखो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, और इधर एक हाफ होगा और एक इधर हाफ होगा, ठीक है। तो इसका हाफ कितना हो गया, 1, इसका हाफ कितना हो गया, 1, इसका हाफ कितना हो गया, 1, ठीक है। तो कितने हो गए ये 3। इसके बाद यदि मैं इसकी बात करूं तो ये कितना है, 1/8 एटम है, ठीक है। इसके बाद 1/8 एटम कितने कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पे। तो 3 प्लस 1/8 इनटू कितने कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पे। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा, इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये किसके लिए निकाला मैंने, FCC के लिए, ठीक है। आप सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से एवरेज नंबर ऑफ एटम कितना होता है BCC में, 2, FCC में कितना होता है, 4, अभी कैलकुलेट किया। SCP में कितना होता है, 6। इसी तरह से अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ एटम की यदि मैं बात करूं तो एवरेज नंबर ऑफ एटम इंक्रीजेस, यदि ये बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या बढ़ेगा, बॉन्ड्स बढ़ेंगे, और बॉन्ड्स बढ़ने से क्या होगा,
इंक्रीज होगा उसका स्ट्रेंथ। मतलब जो एवरेज नंबर ऑफ एटम है वो एवरेज नंबर ऑफ एटम अल्टीमेटली क्या सिग्निफाई कर रहे हैं या क्या उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इट सिग्निफाइज इट्स स्ट्रेंथ। यदि ये इंक्रीज होता है तो उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर का आप मतलब ये समझ सकते हो कि व्हेन एटम इज अंडर डिफॉर्मेशन और फेजेस इन ट्रबल, सो नंबर ऑफ अदर एटम हेल्प्स दैट एटम प्रोवाइड फोर्स टू रेजिस्ट दैट डिफॉर्मेशन। आप ऐसा समझ लो कि वो कोऑर्डिनेट कर रहा है कितने दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। मतलब यदि मैं बीसीसी की बात करूं तो बीसीसी के एक एटम की बात करें तो आप कॉर्नर वाला एटम यदि पकड़ें तो वो कितना था 1/8, तो वो बाकी कितने एटम्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है? बाकी के 8 एटम्स के साथ क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से यदि हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में कितने आ जाएंगे? 12। क्यों 12 आ जाएंगे? क्योंकि देखो उसमें यदि हम एक फेस सेंटर्ड वाले को कंसीडर करें तो 6 ऊपर हो जाएंगे, 6 नीचे हो जाएंगे, इसलिए एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 12। इसी तरह से एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आएगा आपका? 12। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है कि अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर से हमको क्या समझ, मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज इनहांस होगी? तो ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन नंबर अनस्टेबलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स यदि बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? कोर्जन हो जाएगा, उसकी वजह से ग्रेफाइडाइजेशन हो जाएगा या ग्रेन ग्रोथ रुक जाएगा या उसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। नाउ वी कम्स टू द एटॉमिक पेकिंग फैक्टर, ठीक है। एपीएफ सिग्निफाइज फॉर एटॉमिक पेकिंग फैक्टर। बीसीसी के लिए 0.68 होता है, एफसीसी के लिए 0.74 होता है, एफसीपी के लिए 0.74 होता है, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्टली कई बार पूछा हुआ है कि एपीएफ निकालिए, तो 2 बार, तो एक बार क्वेश्चन पूछा है बीसीसी के लिए, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एफसीसी के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं या कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखने वाले हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर यदि क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इसके एग्जांपल समझे कि बीसीसी के में बीसीसी मटेरियल में के एग्जांपल्स हो जाएंगे टंगस्टन, अल्फा और डेल्टा आयरन, ठीक है। इसी तरह से आपका क्रोमियम हो जाएगा और वेनेडियम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसका एक टेक्निक भी बताने वाला हूँ कि भाई किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, कौन सा मटेरियल क्या होगा, बीसीसी होगा और उसमें एफसीसी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यदि मैं गामा आयरन की बात करूँ तो उसमें एफसीसी स्ट्रक्चर होगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है? एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। मैग्नीशियम, जिंक, जिरकोनियम, टाइटेनियम, कोबाल्ट और कैडमियम, ठीक है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है? एससीपी स्ट्रक्चर। अच्छा, यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में बीसीसी मटेरियल जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड और ब्रिटल होते हैं। एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में स्ट्रॉन्ग और डक्टाइल मटेरियल होते हैं। इसी तरह से यदि हम एससीपी मटेरियल्स की बात करें तो वो इजी शियर हो जाते हैं। मतलब यदि हम इसका एससीपी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें तो एक एबी इस तरह का आपको स्टेकिंग सीक्वेंस मिलता है। अच्छा, स्टेकिंग सीक्वेंस का मतलब क्या? जो भी आपका क्रिस्टल प्लेन बनेगा वो क्रिस्टल प्लेन किस तरह का स्टेकिंग में जमा हुआ है, मतलब एक के ऊपर एक किस तरह से जमा हुआ है, ठीक है। तो यदि बीसीसी की बात करें तो बीसीसी का स्टेकिंग सीक्वेंस एबी 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 इस तरह का होता है। इसी तरह से एफसीसी की बात करें तो उसका स्टेकिंग सीक्वेंस एबीसी 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 होता है, ठीक है। लेकिन एससीबी में भी सीक्वेंस एज यूजुअल एबी 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 के में होता है, ठीक है। नाउ वी कम्स टू नेक्स्ट, दैट इज दिस, ठीक है। अच्छा, ये एटॉमिक पेकिंग फैक्टर क्या होता है? इसको समझ लेते हैं पहले कि एटॉमिक पेकिंग फैक्टर होता क्या है। और यहाँ पर मैं केवल एफसीसी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप इसी तरह से बीसीसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरह से आप एससीपी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम समझते हैं कि एटॉमिक पेकिंग फैक्टर का मतलब क्या था। एटॉमिक पेकिंग फैक्टर का यदि मैं डेफिनेशन पर जाऊं तो आप बोल सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब आप पेकिंग फैक्टर की बात कर रहे हो तो मतलब वो एटम्स उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने अच्छे से क्या है? पैक्ड हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक पेकिंग फैक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, इस वाले डायग्राम से, कि एटॉमिक पेकिंग फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देखो, तो एटॉमिक पेकिंग फैक्टर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ एटम्स दिख रहे हैं,
ठीक है। यदि मैं इसको एक पूरी को यूनिट सेल मान लूं और तो कुछ आपको एटम दिख रहे हैं और कुछ यहाँ पर आपको ये वाला स्पेस में क्या दिख रहा है, आपको वाइट्स दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर है। तो यदि एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, इट मींस क्या कि कुछ अमाउंट तो मतलब यूनिट सेल में एटम ने ऑक्यूपाई करके रखा है, कुछ अमाउंट क्या है, वॉइड है, मतलब उसमें खाली जगह है, ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक पिकिंग फैक्टर का हमने डेफिनेशन देख लिया कि भाई ये वॉल्यूम ऑफ एटम टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब एटम ने यूनिट सेल में कितनी जगह घेरी है, सीधा सीधा मतलब ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर आते हैं। तो पहले आपको देखा जाए तो आप इस फॉर्मूले को आप ऐसा लिख सकते हैं कि n वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एटम टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ। तो आपने जो निकाला था अपन ने n एवरेज, ठीक है, वही है। तो कितनी फेसेस पर हाफ एटम है, 6 फेसेस पर। देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसके ये हो गया, इसके सारे 3 तो ये दिख रही है अपने को, 3 इसके क्या होंगी, अपोजिट भी होंगी, ठीक है। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2, तो कितना आ गया, ये 3, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये एटम, ये वाला जो कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर एटम कितने हैं, 8 है, और कितना एटम का पार्ट वो एक जगह कर रहा है, कितना है, 1/8। तो 8 इंटू 1/8 कितना हो गया, 1। तो 3 + 1 कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। तो इसमें एवरेज नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 4, ठीक है। अब हमने क्या बोला, तो हम यहाँ पर जो भी मेरा एटम है उस एटम को स्फेरिकल एज्यूम करके चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, n एवरेज इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एटम टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या बना कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो ये मेरा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आ गया, ठीक है। उसके बाद यदि हम ये बात करें तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा कि एक यूनिट सेल का मतलब एक एटम का वॉल्यूम आ गया, और ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्या आ गया आपका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ए मतलब क्या, ये इस ए की बात कर रहा है, मतलब ये एक क्यूब के साइज की बात कर रहा है, ठीक है। तो 4 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब आपको क्या करना है, तो ए का वैल्यू आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या होती है, 4r/√2, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2r भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस ए की जगह उठा के ये वैल्यू पुट करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी गॉट दिस आंसर, ठीक है। तो हमको यहाँ से एटॉमिक पिकिंग फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे हम बात करें कि भाई मिलर इंडाइसेस और उसके डायरेक्शंस की। तो पहले हम बात करें मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन की, ठीक है। अच्छा, मिलर इंडाइसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, मिलर इंडाइसेस का ये इंपॉर्टेंस है कि आप इससे किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल जो प्लेन है या मिलर इंडाइसेस प्लेन है, वो प्लेन कौन से किस तरह का बिहेवियर या उसकी हेल्प से आप उसका माइक्रो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन, तो ये समझ लेते हैं कि मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन आर डिफाइंड एज द रेशनलाइज्ड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट टेकन अलोंग द 3 क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन, ठीक है। मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन का मतलब क्या, आर डिफाइंड एज द रेशनलाइज्ड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब जहां पर उसको हमने काटा है, ठीक है। फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट टेकन अलोंग द 3 क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। 3 क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन कौन सी है, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन, ठीक है। और उसको हमने जब भी क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन की बात करेंगे तो हम उसको हमेशा जो ब्रैकेट्स होते हैं उसको लिखते हैं। देखते हैं आगे क्या बात कर रहा है। तो रेशनलाइज्ड रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट आर नोन एज मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन, ठीक है। अगली बात यदि बोले हम समझें तो इसका यदि स्टेप्स की बात करें तो पहले आप इसका इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसको रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने के बाद जो मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि व्हेन अ प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस इट्स मिलर इंडाइसेस इज 0 अलोंग इट, ठीक है। मतलब यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन उसके रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा आपको, हमेशा 0। वाई एक्सिस के पैरेलल मिल गया तो मतलब कोई एक ऐसा प्लेन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई एक ऐसा प्लेन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो वो आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली उस मिररिंग में उसका मिलर इंडाइसेस निकालने जाऊंगा तो मिलर इंडाइसेस उस केस में आपको क्या मिलेगा, उसका 0 मिलेगा, क्लियर है।
चलिए, तो नेक्स्ट थिंग इज टू पैरेलल प्लेन विल हैव क्वांटिटेटिवली सेम मिलर इंडाइसेस, ठीक है, एक्सेप्ट द अलजेब्रिक साइन ऑफ नॉन जीरो इंडेक्स, ठीक है, मतलब नॉन जीरो साइन इंडेक्स की यदि हम बात करें, मतलब आप उसके साइन को मत कंसीडर करो, बाकी तो आप बोल सकते हो कि दोनों प्लेन यदि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि क्वांटिटेटिवली मतलब वो क्वांटिटी वाइज तो क्या होंगे, उसका सेम आएगा, ठीक है, लेकिन यदि हम साइन की बात करें तो एक दूसरे के क्या होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे, मतलब यदि कोई मेरा 1 1 0 मिल रहा है तो वो अगला क्या मिलेगा, 1 बार 0 मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, तो प्रोसीजर में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आइडेंटिफाई द प्लेन इंटरसेप्ट ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, तो पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें कि किस प्लेन का आपको इंटरसेप्ट या किस प्लेन का आपको मिलर इंडाइसेस कैलकुलेट करना है, फिर वो प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस को कहाँ पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट वाले जो पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो, मेजर कर लो कि कहाँ पर कट हो रहा है, ठीक है, फिर स्पेसिफाई द इंटरसेप्ट इन फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स में यदि गिवन है तो उसको पहले आपको उसका फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट में लिखना है, फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट में लिखने के बाद आपको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है, रेसिप्रोकल किया मतलब आपने जैसे 1 1/2 0 आया तो आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 और 0 मिलेगा, ठीक है। टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का नोटेशन मिलता है मतलब वो किसके लिए है, मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज फैमिली ऑफ मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन, तो जब भी आपको इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स में यदि HKL, ठीक है, तो मैं जब भी मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन बोलूंगा यदि HKL कहीं पर भी लिखा है इसका मतलब क्या है, वो मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन है, और यदि आपको फैमिली ऑफ मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन दिया, फैमिली का मतलब क्या हो गया कि सारे प्लेन वहां से जो भी हैं, ठीक है, उस फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको मैंने एक ही से डिनोट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा फैमिली ऑफ प्लेन कहलाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने में आती है कि द सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट प्लेन इन द क्यूबिक क्रिस्टल इज गिवन बाय दिस, ठीक है, तो दोनों प्लेन्स के बीच का यदि मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो मैं इससे कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला गिवन है, दिस फॉर्मूला इज d इक्वल्स टू a मतलब क्या हो गया, मेरा क्यूबिक यूनिट सेल का डिस्टेंस हो गया, HKL क्या हो गया, मेरे HKL हो गए मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन के डिस्टेंसेस, ठीक है। इसी तरह से मैं यदि cos थीटा कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मतलब एंगल निकालना चाहता हूँ दो प्लेन जो मुझे गिवन है उनके बीच का, तो क्या निकलेगा, h1 h2 plus k1 k2 plus l1 l2 by square root of h1 square plus k1 square plus l1 square and into h2 square plus k2 square plus l2 square, क्लियर है। तो यहाँ से आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। नाउ वी कम्स टू द मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, तो मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन जैसे प्लेन्स के लिए था उसी तरह से है, बस इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, भैया मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन आर डिफाइंड एज द रेशनलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, वहां पर हमने क्या बोला था, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनलाइज्ड रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, केवल रेशनलाइज्ड कंपोनेंट बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमको रेसिप्रोकल नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो आगे बात करते हैं, तो रेशनलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ अ गिवन डायरेक्शन वेक्टर, ये तो हम समझ ही चुके हैं, व्हेन द डायरेक्शन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन एक्सिस, तो मिलर इंडाइसेस उस केस में हमको क्या मिलेगा, 0। एक चीज ऑब्जर्व करने की, वहां पर क्या बोल रहा था कि जब पैरेलल होगा तब 0, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर होगा तब 0, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। टू पैरेलल डायरेक्शन विल हैव क्वांटिटेटिवली सेम इंडाइसेस, ठीक है, मतलब यदि दो डायरेक्शन सेम, दो पैरेलल डायरेक्शन है तो उनका क्वांटिटेटिवली यदि हम देखें तो उसका हमको मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन क्या मिलता है, सेम मिलेगा, ठीक है। प्रोसीजर उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पोजीशन द वेक्टर, अब इसमें यहाँ पर आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आप उसके रिवर्स जा रहे हैं या फॉरवर्ड जा रहे हैं, यदि रिवर्स जा रहे हैं तो आपको नेगेटिव साइन लग देगा, और यदि आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव साइन के साथ काम करेंगे, ठीक है। सच द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट एंड नोट द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट, उसके बाद उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे और वो भी विदाउट कॉमास, ठीक है, जैसे मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन में भी हमने बिना कॉमा के लिखा था, ठीक है, यहाँ पर भी हम उसको बिना कॉमा के ही डिनोट करेंगे, तो ये जो नोटेशन है यहाँ पर UVW का, दिस नोटेशन इज मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है।
इसी तरह से हम बात करें मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन की, फैमिली ऑफ मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन की, तो उसको इस तरह के ब्रैकेट्स में शो किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की, ठीक है। तो यदि मैं डेंसिटी केवल बोलता हूँ, तो जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां पर केवल हम वॉल्यूम डेंसिटी की ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ मटेरियल साइंस या मेटलर्जी हम बात करते हैं 3 प्रकार की डेंसिटी होती है। एक होता है वॉल्यूम डेंसिटी, दूसरा होता है प्लेनर डेंसिटी एंड थर्ड वन इज लीनियर डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब क्या कि भाई वेट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एटम टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। मतलब आपने ये बोल दिया कि जो आपके एटम्स हैं उन एटम्स का वेट कितना है और जो मेरे पास पूरा वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो कितना है, ठीक है। तो हम अल्टीमेटली क्या रो इक्वल्स टू क्या बोलते हैं W/V, मतलब वेट डेंसिटी की यदि हम बात करें तो वही है फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं किया हमने। लेकिन बस यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो मेरे पास एवरेज एटम है उन एवरेज एटम का वेट क्या होगा और वो किस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यूनिट सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर यदि हम इसको समझे तो ये हमारा थ्योरेटिकल डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, दैट इज मास ऑफ एटम यूनिट सेल, या आप इसको यदि वेट वाइज बात कर रहे हो तो वेट भी बोल सकते हो, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, रो इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाय Vc इनटू Na। अच्छा n क्या हो गया मेरा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, a क्या हो गया आपका एटॉमिक वेट, और Vc मतलब क्या वॉल्यूम किसका यूनिट सेल का। अच्छा यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर जो Na है, ये Na सिग्निफाइज फॉर दिस एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.023 into 10 to the power 23। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट डेंसिटी दैट इज प्लेनर डेंसिटी। प्लेनर डेंसिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ एटम ऑन द प्लेन, ठीक है, टू द एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है। भाई उस नंबर ऑफ एटम उस प्लेन पर कितने एग्जिस्ट करते हैं और जो मेरा एरिया प्लेन का एरिया है वो कितना है, ठीक है। इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है आपका प्लेनर डेंसिटी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एक इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये यदि मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को समझें, तो ये डायग्राम में मैं बात करूं तो कितने आपको एवरेज नंबर ऑफ एटम दिख रहे हैं। तो देखो यदि मैं यहाँ बात करूं तो ये क्या हो गया मेरा हाफ, सॉरी 1, और इधर बात करूं तो यहाँ पर ये हो गया मेरा हाफ और इधर की तरफ ये हो गया मेरा हाफ, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एटम हो गए, ऑन द सेंटर एटम ऑफ द प्लेन इज 2, ठीक है। और एरिया कितना हो गया प्लेन का, एरिया हो जाएगा आपका इस डिस्टेंस को आप कैलकुलेट करके उसका क्या कर दो 8r² डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो इस 110 प्लेन के लिए आपका जो प्लेनर डेंसिटी आएगा वो कितना आएगा 1/4² डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। इसी तरह से हम लीनियर डेंसिटी को भी सिग्निफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम सेंटर्ड ऑन डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन वेक्टर में कितने नंबर ऑफ एटम एग्जिस्ट करते हैं और ये जो भी मैंने डायरेक्शन वेक्टर लिया है उसका लेंथ कितना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक यदि आप देखोगे, ठीक है, तो कितने 110 प्लेन की बात करें तो कितने एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखो हाफ एटम ये वाला प्लस हाफ एटम एंड दिस फुल एटम, ठीक है। तो कितने एटम हो गए आपके 2। लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा आपका r, ये वाला r प्लस r, इस पूरे के लिए कितना हो जाएगा 2r, और ये मेरा कितना हो जाएगा r, कितना आ गया मेरा 4r, तो 1/2r। क्लियर है? तो यहाँ से आपका डेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्लिप सिस्टम की, ठीक है। अब स्लिप सिस्टम क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। यदि आपका जो भी क्लोज्ड पैक्ड प्लेन है, क्लोज्ड पैक्ड प्लेन मतलब जहां पर आपको प्लेनर डेंसिटी क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो वेयर द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑकर्स इजीली, ठीक है। तो जो भी क्लोज्ड पैक्ड प्लेन होंगे वहां पर आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन इजीली हो सकता है, ठीक है। एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन कैन टेक्स प्लेस इजीली ऑन द स्लिप डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम हो जाएगा आपका नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड प्लेन इनटू नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम आप कैलकुलेट कर सकते हैं इफ यू हैव दिस, ठीक है, कि भाई नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड प्लेन कितने हैं और नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड डायरेक्शन कितने
कितने हैं, तो वहां से आप उसका क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम कितने होंगे। क्लियर है। अब यदि मैं एफसीसी की बात करता हूं तो एफसीसी इज मोर डक्टाइल देन एससीपी। ठीक है, मतलब एफसीसी ज्यादा डक्टाइल होता है किसके कंपैरिजन में, एससीपी के, बिकॉज एफसीसी हैव मोर नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम। ठीक है, बट इट इज नॉट ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। ठीक है, ये हमेशा ही ऐसा नहीं होता क्योंकि बीसीसी जो है इज ब्रिटल कंपेयर टू एफसीसी। ठीक है, बीसीसी को अभी हमने देखा कि बीसीसी मेरा क्या था, ब्रिटल था, किस कंपैरिजन में, एफसीसी के कंपैरिजन में। ऑल्दो द बीसीसी हैव मोर नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम बिकॉज ऑफ रैंडमनेस इन अ क्लोज पैक्ड प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर बीसीसी जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का यहाँ पर क्या हो गया, रिवर्स हो गया, मतलब एक्सेप्शन आ गया सीधी बात करें तो। ठीक है, तो दिस इज रेंडमनेस ऑफ द क्लोज पैक्ड प्लेन की वजह से ऐसा होता है। नाउ वी कम्स टू द डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन। ठीक है, तो डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन की हम बात करें तो कितनी तरह से हो सकता है, तो एक एक को यदि हम समझे तो सबसे पहले हम प्राइमरी रीजंस पर जाते हैं, फिर सेकेंडरी रीजंस पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी रीजन की बात करें तो लो टेम्परेचर। ठीक है, तो लो टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो यदि आपने कोई मटेरियल लिया और उसको आपने बिल्कुल लो टेम्परेचर पर, ठीक है, या क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं, तो इन दैट केस अब उसका जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या उसका जो भी डक्टाइल नेचर है वो किसमें, ब्रिटल ट्रांजिशन उसका हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने सुना भी होगा कि भाई जो भी टाइटैनिक के फेलियर का रीजन था वो एक डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन ही उसका रीजन था। ठीक है, वो क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें जो भी उसका मटेरियल था वो डक्टाइल से ब्रिटल उसका ट्रांजिशन हो गया था। ठीक है, तो ऑन द लो टेम्परेचर जो भी मटेरियल होता है उसका डक्टाइल से ब्रिटल ट्रांजिशन हो जाता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट दैट इज हाई स्ट्रेन रेट। अब हाई स्ट्रेन रेट की यदि हम बात करें तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने उस पर कुछ इम्पैक्ट लोड लगा दिया। ठीक है, मतलब आपने उसको हाई स्ट्रेन दे दिया। ठीक है, या सडनली आपने इम्पैक्ट लोड लगाया तो उसकी वजह से उस पर जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो क्या होगा, उसको जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा, लेकिन जो लोड होगा उस लोड की क्वांटिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो इन दैट केस भी उसका डक्टाइल से ब्रिटल ट्रांजिशन हो जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट दैट इज प्रेजेंस ऑफ सरफेस नॉचेस। सरफेस नॉचेस का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि लेट्स से इस तरह का कोई एक कंपोनेंट है और आपने उसमें क्या कर दिया, एक नॉच क्रिएट कर दिया। नॉच का मतलब आपने उसमें एक वी ग्रू बना दिया। ठीक है, तो ये जो आपको ये वी ग्रू दिख रहा है, ये वी ग्रू अल्टीमेटली क्या है, आपका नॉच है। ठीक है, तो यदि आपका इस तरह का सरफेस पर कुछ नॉचेस हैं तो इट सिग्निफाइज और इट शोज डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन। मतलब ये जो भी फेलियर जहां पर भी उस मटेरियल को होना चाहिए वहां से उससे पहले हो जाएगा। Now we comes to the next is this secondary reasons. So secondary reasons में आपका है residual stress due to the cold working। उसके बाद है सडन क्वेंचिंग, यदि हम कर देते हैं तब भी उसी तरह का होता है। और नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कार्बाइड या नाइट्राइड। इंडस्ट्रियल कार्बाइड या नाइट्राइड का आप ऐसा मतलब समझ सकते हो कि जब भी हम आयरन कार्बन डायग्राम की आयरन कार्बाइड्स की बात करते हैं तो जो उसके कार्बाइड्स होते हैं उसके ग्रेन बाउंड्रीज में जाकर क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल साइड पर जाकर बैठ जाते हैं, या नाइट्राइड्स हैं तो नाइट्राइड्स उसके इंडस्ट्रियल साइड पर जाकर बैठ जाते हैं। ड्यू टू दैट रीजन उसमें क्या होता है, ड्यू टू दैट रीजन उसमें क्या होता है कि वो उसको डक्टाइल से ब्रिटल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसकी डक्टिलिटी को अल्टीमेटली रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एंड द लास्ट इज लोअर ब्रेकिंग फैक्टर या हाई वाइड स्पेस। ठीक है, यदि ज्यादा वाइड स्पेस होगा तो ऑब्वियस है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और वो जो भी डक्टाइल नेचर हो जाएगा डक्टाइल की वजह से, डक्टाइल से वो ब्रिटल नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ब्रिटल बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस की और पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट्स की। ठीक है, चलिए तो थैंक यू। Finish my today's class. कौन कौन था?